उतर रहे हैं। और हमें जो जानकारी मिली है वो एक ऐसे राज्य की पूरी तस्वीर दिखाती है जिसकी आबादी ब्राजील के बराबर है। तो सवाल यही है कि क्या एक राज्य को मतलब एक देश की तरह चलाया जा सकता है? आज हम इसी विशाल मशीनरी के कह सकते हैं पुर्जे पुर्जे को समझने की कोशिश करेंगे, राज्यपाल के दफ्तर से लेकर गांव की पंचायत तक। और देखेंगे कि असल ताकत किसके हाथ में है। हाँ, और एक आम नागरिक के लिए सरकार का मतलब क्या है। शुरुआत में ही एक दिलचस्प बात सामने आती है, वो है राज्यपाल की दोहरी भूमिका। जी, वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी है और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। बिल्कुल। तो संविधान का जो भाग 6 है वो राज्यपाल के बारे में बताता है और उसमें एक बहुत ही दिलचस्प वाक्यांश है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। प्रसाद पर्यंत। हाँ, सुनने में तो ये बहुत औपचारिक लगता है, पर इसका असल मतलब तो ये हुआ कि राज्यपाल की कुर्सी मतलब सैद्धांतिक रूप से 5 साल की है, पर असल में उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये तो एक अजीब सी स्थिति है राज्य का मुखिया होने के नाते। हाँ, और यही वो बिंदु है जहां उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की राजनीति की जटिलता सामने आती है। प्रसाद पर्यंत का सीधा मतलब है कि राष्ट्रपति, जो कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं, वो राज्यपाल को कभी भी हटा सकते हैं। कभी भी। और यहीं पर संवैधानिक प्रमुख यानी राज्यपाल और वास्तविक प्रमुख यानी मुख्यमंत्री के बीच का वो महीन अंतर और कभी-कभी तनाव भी साफ नजर आता है। क्योंकि राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मुख्यमंत्री सीधे तौर पर राज्य की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के मुखिया हैं। और इन दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा भी काफी अनोखा है। मतलब राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, विधानसभा का सत्र बुलाते हैं। कोई भी विधेयक उनकी सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। और तो और अनुच्छेद 161 के तहत उन्हें सजा माफ करने की शक्ति भी है, सिवाय मृत्युदंड के। जी हाँ, और ये तो उनकी कह सकते हैं सामान्य शक्तियां हैं। असली पेंच तो उनकी विवेकाधीन शक्तियों में छिपा है। विवेकाधीन शक्तियां मतलब वो शक्तियां जिनका इस्तेमाल वो अपनी समझ से करते हैं, बिना मुख्यमंत्री की सलाह के। जैसे कि जब चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिले, हाँ, तो किसे सरकार बनाने के लिए बुलाना है ये उनका फैसला होता है। या फिर जो और भी विवादास्पद है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी हो। ये तो बहुत बड़ी ताकत है। बहुत बड़ी, और इसके गलत इस्तेमाल की भी पूरी गुंजाइश है। बिल्कुल। अनुच्छेद 356। हाँ, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना राज्यपाल की सबसे विवादास्पद शक्ति रही है। सैद्धांतिक तौर पर यह राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर एक सेफ्टी वॉल्व है, एक सुरक्षा वॉल्व। लेकिन व्यवहार में, जैसा कि हमें जानकारी से पता चलता है, इसका राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल होने का एक लंबा इतिहास रहा है। यहीं पर राज्यपाल की भूमिका पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। और उत्तर प्रदेश के इतिहास में कुछ बहुत महत्वपूर्ण नाम भी इस पद से जुड़े हैं। सरोजनी नायडू, जो सिर्फ यूपी की ही नहीं बल्कि भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थीं। और वर्तमान में श्रीमती आनंदीबेन पटेल इस पद पर हैं। जी, चलिए अब संवैधानिक प्रमुख यानी मुख्यमंत्री की तरफ आते हैं। अनुच्छेद 164 कहता है कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे। ये तो सीधी सी बात लगती है। प्रक्रिया सीधी है, लेकिन मुख्यमंत्री का पद अपने आप में एक पूरा संस्थान है। वो सिर्फ सरकार के मुखिया नहीं है, वो राज्यपाल और अपनी मंत्री परिषद के बीच का पुल भी है। बिल्कुल। राज्य के सारे बड़े फैसले, सारी नीतियां सब उन्हीं के नेतृत्व में बनती और लागू होती हैं। हमारे पास जो नाम है वे उत्तर प्रदेश की राजनीति की पूरी कहानी कहते हैं। गोविंद वल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री और सुचेता कृपलानी, जो सिर्फ यूपी की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ये तो ऐतिहासिक मील के पत्थर हैं। और ये सूची हमें ये भी बताती है कि यूपी की राजनीति का राष्ट्रीय पटल पर कितना असर है। चौधरी चरण सिंह और वीपी सिंह दोनों यहाँ मुख्यमंत्री रहे और बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने। ये दिखाता है कि दिल्ली का रास्ता अक्सर लखनऊ से होकर गुजरता है। इसी सूची में एक और नाम है मायावती का, जो रिकॉर्ड 4 बार मुख्यमंत्री बनी। ये सिर्फ एक आंकड़ा तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उत्तर प्रदेश के समाज और राजनीति के बारे में क्या बताता है? देखिए, मायावती का 4 बार मुख्यमंत्री बनना सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का प्रतीक है। यह उस दौर को दिखाता है जहां जातिगत समीकरण और सामाजिक न्याय की राजनीति मुख्य धारा में आई। यह साबित करता है कि सत्ता के पारंपरिक केंद्रों को भी सफलतापूर्वक चुनौती दी जा सकती है।
और एक नया राजनीतिक समीकरण बनाया जा सकता है। हाँ, भले ही वो कई बार गठबंधन की मजबूरियां पर ही क्यों न टिका हो। तो हमने देखा कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल सरकार चलाते हैं, लेकिन ये जो नीतियां बनाते हैं, जो कानून लागू करते हैं, उन्हें मंजूरी कहाँ से मिलती है? बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर राज्य के विधानमंडल की भूमिका आती है, जो उत्तर प्रदेश में और भी दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ एक नहीं 2 सदन हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश उन 6 राज्यों में से है जहां द्विसदनात्मक व्यवस्था है। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में 2 स्तरों पर बहस और जांच होती है। अच्छा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सदन है विधानसभा, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए वाला सदन। जी, यहाँ 403 सदस्य हैं, जो पूरे भारत में किसी भी राज्य की विधानसभा में सबसे ज्यादा हैं। इन्हें हम विधायक या एमएलए कहते हैं, जो सीधे जनता द्वारा 5 साल के लिए चुने जाते हैं। और ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसमें समाज के हर तबके को प्रतिनिधित्व देना भी जरूरी हो जाता होगा। बिल्कुल। जानकारी के मुताबिक 403 में से 84 सीटें अनुसूचित जाति यानी एससी और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित हैं। और एक अहम बदलाव ये भी हुआ है कि 104वें संविधान संशोधन के बाद वो जो एंग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य को मनोनीत करने की पुरानी व्यवस्था थी, वो अब खत्म कर दी गई। हाँ, वो खत्म हो गई है। बिल्कुल सही। अब आते हैं दूसरे यानी उच्च सदन पर, जिसे विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। विधान परिषद यह एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, राज्यसभा की तरह। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। इसमें 100 सदस्य होते हैं। और ये संख्या भी भारत में सबसे ज्यादा है। जी, यह भी भारत के सभी राज्यों की विधान परिषदों में सबसे ज्यादा है। अनोखा और जटिल है, ये सीधी सीधी वोटिंग नहीं है। हाँ, और यही इसकी खासियत है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह व्यवस्था सिर्फ राजनेताओं को ही नहीं, बल्कि समाज के दूसरे क्षेत्रों के विशेषज्ञ लोगों को भी कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए बनाई गई है। अच्छा, ये कैसे? इसका बंटवारा देखिए। 1/3 सदस्य तो विधानसभा के विधायक अपने में से चुनते हैं। ठीक है। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिका और जिला बोर्डों के सदस्य चुनते हैं। फिर 112 सदस्य राज्य के शिक्षक चुनते हैं। शिक्षक भी? हाँ, और 112 सदस्य स्नातक यानी ग्रेजुएट चुनते हैं। अरे वाह। और बाकी बचे 16 सदस्यों को राज्यपाल खुद मनोनीत करते हैं। ये लोग कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। ये व्यवस्था सुनने में तो बहुत आदर्श लगती है, मतलब जहां शिक्षकों, स्नातकों और विशेषज्ञों को भी सीधे विधायिका में अपनी बात रखने का मौका मिलता है। लेकिन क्या ये व्यवहार में भी उतनी ही प्रभावी है, या ये बस राजनीतिक नियुक्तियों और कह सकते हैं एहसान चुकाने का एक और रास्ता बन जाती है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, इस व्यवस्था के पीछे की सोच यही थी कि विधानसभा की जो राजनीतिक गहमागहमी होती है, उससे अलग विधान परिषद में मुद्दों पर ज्यादा गंभीरता और विशेषज्ञता के साथ विचार हो सके। और होता भी होगा कई बार। कई मामलों में ऐसा होता भी है, जहां मनोनीत सदस्य अपनी विशेषज्ञता का लाभ देते हैं। लेकिन यह भी सच है कि समय के साथ इसे अक्सर सक्रिय राजनीति से रिटायर हुए नेताओं को समायोजित करने या गठबंधन के सहयोगियों को खुश करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो इसकी प्रभावशीलता नियत पर निर्भर करती है। बिल्कुल, कि इसका इस्तेमाल किस मंशा से किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एक कार्यपालिका है जो काम करती है और एक विधायिका है जो कानून बनाती है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई अपने दायरे से बाहर जाए या कोई ऐसा कानून बना दें जो संविधान के खिलाफ हो, तो उसे कौन रोकेगा? यहीं पर न्यायपालिका की भूमिका आती है। न्यायपालिका। और उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका का केंद्र है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। इसकी स्थापना 1866 में आगरा में हुई थी। आगरा में? हाँ, जिसे कुछ साल बाद प्रयागराज ले जाया गया। लखनऊ में इसकी एक स्थायी खंडपीठ भी है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात इसकी क्षमता है। न्यायाधीशों की जो